हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी प्रो। सो मुझे पता है काफ़ी सारे लोगों का एक क्वेश्चन होगा कि अब तक आप कहाँ चले गए थे। स्टडी प्रो की इकोनॉमिक्स की वीडियो, इंग्लिश की वीडियो क्यों नहीं अपलोड हो रही थी। उसके बारे में इस वीडियो में लास्ट में बताऊंगा कि क्यों इतना हमें गैप लेना पड़ा, क्या दिक्कत थी। उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन अभी फिलहाल आज हम करेंगे अपना चैप्टर 1 फिजिकल एजुकेशन का, ठीक है, जो कि आपका स्पोर्टिंग इवेंट को मैनेज कैसे करते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो, ऑल वाला नोटिफिकेशन दबा लो। और इस वीडियो पर मैं सिर्फ और सिर्फ लाइक रख रहा हूँ 100 लाइक्स, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप 100 लाइक्स को कवर कर ही दोगे। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चीज समझ लेते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट इवेंट होता क्या है। क्योंकि देखो, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी आपका स्कूल है, तो वो इवेंट ऑर्गेनाइज कराता है। जैसे स्पोर्ट्स डे पे हो गया, कभी कोई और इवेंट ऑर्गेनाइज हो गया स्पोर्ट्स का, कभी या फिर आपके फेस्ट वगैरह होते हैं स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज। तो उसमें हम समझते हैं कि इस चैप्टर में हम समझेंगे कि ऑर्गेनाइज कैसे होता है, किस तरह से सारी चीजें परफेक्ट करके एक स्पोर्ट्स इवेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, कि मतलब उसमें किस किस का क्या क्या रोल रहता है, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं स्पोर्ट इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने के, मैनेज कराने के, या फिर क्या क्या जो चीजें हैं वो दिक्कतें फेस करनी पड़ती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्पोर्ट इवेंट कराने में। ठीक है, तो ये जनरल पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें काफी सारे करियर मेकअप ऑप्शंस भी हैं। तो उन्हें भी आप यूज कर सकते हो इस चैप्टर को सीखने में, आपका बेस तैयार होगा। ठीक है, तो यूनिट 1 अपनी मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स, तो इसको देखते हैं इसका मतलब चैप्टर में क्या क्या है, क्या 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 एग्जाम्स में आएगा, तो उसे समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि स्पोर्टिंग इवेंट होता क्या है। स्पोर्ट इवेंट मैनेजर्स डील विद अ वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, एग्जीक्यूटिंग। ठीक है, मतलब ये सारी जो चीजें हैं, ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है किसको। एक सेकंड में मार्केट चेंज कर लेता हूँ। ये देखो प्रॉब्लम्स जो है, ये स्पोर्टिंग इवेंट जो मतलब ऑर्गेनाइज कराने का जो एक मैनेज करने का एक तरीका है या फिर एक वे है, उसको कोई पार्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करती है या फिर कोई भी कम्युनिटी का लोग वो मैनेज करती है। अब उसके आगे दिक्कत क्या क्या होती है उसे प्लान करने की, किस तरह से इवेंट ऑर्गेनाइज होगा, किस तरह से इवेंट एग्जीक्यूट होगा, स्टाफ मेंबर्स कौन कौन होंगे ड्यूरिंग द स्पोर्ट इवेंट, क्या क्या हमें कंट्रोल करना है, क्या क्या हमें डायरेक्ट करना है, मतलब जो डायरेक्टर होता है कि ये करो वो करो, वो बताता है ना। तो वो सब चीजें एग्जीक्यूट कैसे होंगी, सारी चीजें, किस गेम के बाद कौन सा स्पोर्ट होगा, किस स्पोर्ट के बाद कौन सा स्पोर्ट होगा, विनर्स की लिस्ट वगैरह, पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट वगैरह, वो सब कुछ इसमें ये चीजें होती है कि स्पोर्ट इवेंट को मैनेज कैसे कराते हैं। मैनेजर्स ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट आर इन चार्ज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरिंग आउट एवरी डिटेल। मतलब जो मैनेजर्स होते हैं स्पोर्टिंग इवेंट के, वही चार्ज करते हैं कि इवेंट किस तरह से होगा और क्या क्या इवेंट में चीजें होंगी। दे वर्क हार्ड एट एवरी इवेंट टू मेक श्योर दैट एवरी इवेंट रन्स स्मूथली एंड दैट व्यूअर्स आर इंटरेस्टेड। ठीक है, मतलब वो बिल्कुल अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं इसमें, जो भी स्पोर्टिंग इवेंट में मैनेजर्स होते हैं, जिससे कि जो उनका प्रोग्राम है, जो उनका इवेंट है स्पोर्ट इवेंट, वो स्मूथली चले, व्यूअर्स को मजा आए, कि इंटरेस्ट हो व्यूअर्स को कि भाई क्या चीज चल रही है। और लेबर जो फंड रेजर्स है वो भी उसमें इसकी हेल्प करें, क्योंकि देखो अगर कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट है, अगर वो दिखने में ही अच्छा नहीं है, उसकी मार्केटिंग अच्छी नहीं है, वो स्पोर्टिंग इवेंट्स में पार्टिसिपेंट्स ज्यादा नहीं है, तो कोई भी उसको फंड रेजर, मतलब कोई भी उसे फंड नहीं देगा। समझ रहे हो आप, कोई भी डोनेशन वगैरह नहीं देगा। और इन इवेंट्स के लिए फंड रेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अकेले बस की तो बात नहीं है कि पूरा ग्राउंड भी बुक कर ले, सारे कस्टमर्स को भी बुला ले, सारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी बुला ले, सारी अरेंजमेंट्स कर ले, ट्रांसपोर्टेशन की ये वगैरह। तो इसमें फंड रेजिंग की जरूरत पड़ती है। अब फंड रेजिंग कब होगी, जब आपका इवेंट अच्छा दिखेगा, आपको ऑर्गेनाइज करना अच्छे से आता है, मार्केटिंग करना अच्छे से आती है। तो ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये लोकल लेवल पे भी हो सकती है, इंटरनेशनल लेवल पर भी हो सकती है, लीग्स वगैरह कैसे खेलते हैं, तो वो सब हम देखेंगे इस पूरे चैप्टर में। तो ये तो था क्विक इंटरव्यू, इंटरव्यू से मतलब कुछ क्विक इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आगे क्या चीज़ है इसके। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मैनेजमेंट जो है उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। फंक्शन देखो होता है पहले प्लानिंग। अब आप देखो, एक चीज मैं आपको टिप दूं, अच्छी खासी टिप दूं, तो इसे अपने स्कूल से जोड़कर चलना, जो जो हर चीज मैं बता रहा हूँ और मैं आपको बताता रहूंगा डिटेल में कि किस तरह से करना है। ठीक है, तो देखो पहला क्या है, प्लानिंग। अब प्लानिंग क्या है, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ स्ट्रेटजी टू अकॉम्प्लिश गोल्स, एड्रेस इश्यूज एंड एनेबल एक्शन। प्लानिंग क्या कि हमें किस किस तरह से करना है। जैसे कि आप इवेंट को भी प्लान करते हो, मान लो बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे होते हो, तो आपको इवेंट एक पता होता है ना कि पहले एक मेहमान आएंगे, उनको खाना खिलाना है, उसके बाद केक कटिंग करनी है, उसके बाद रिटर्न गिफ्ट वगैरह देने। जबकि क्या है, प्लानिंग है कि आपको प्लान करना होता है पहले कि आप किस तरह से आप इवेंट ऑर्गेनाइज करोगे, किसके बाद क्या चीज होगी। क्योंकि बिना प्लानिंग के आप कैसे कर सकते हो कि कौन सा स्पोर्ट पहनने होगा, कौन सा स्पोर्ट बांध रहा होगा। तो ये होती है प्लानिंग। इवन सम इम्पॉसिबल टास्क कैन बी अकम्प्लिश्ड इन द वर्ल्ड ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स विद द एड ऑफ इफेक्टिव प्रिपरेशन। मतलब अगर आपके पास प्रिपरेशन अच्छी है ना, अगर आप प्रिपेयर करवा रहे हो, प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हो रही है स्पोर्ट्स पर्सन की, सारी चीजें ऑर्गेनाइज अच्छी तरीके से हो रही है, और बहुत अच्छा खासा आपका एक मैनेजमेंट का जो वो है, जो भी इंचार्ज है, जो भी एक टीम है, वो अच्छी तरीके से मैनेज कर रही है, तो बड़े से बड़ा गेम भी बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। अब जैसे ओलंपिक्स का एग्जांपल ले लो, ओलंपिक्स है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा देखने वाला एक स्पोर्टिंग इवेंट है। कैसे मैनेज करते होंगे वो, करोड़ों अरबों में लोग उसे देखने आते हैं, तो किस तरह से देखने आते हैं।
तो ये होता है मैनेजमेंट का तरीका, ये होती है आपकी टीम किस तरह का रोल कर रही है। ऑर्गेनाइजिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग रोल इंक्लूड्स मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट इंक्लूडिंग लॉजिंग, फूड, ड्रिंक, हॉस्टल्स एटसेट्रा। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है बेसिकली, कि आप किस तरह से चीज़ों को कर रहे हो, कि आपका मतलब जो भी जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि वाटर जो मतलब वाटर ड्रिंकिंग के लिए फैसिलिटीज़ कैसी हैं, वॉशरूम के लिए फैसिलिटीज़ कैसी हैं, आपके जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो कैसे हैं, आप इक्विपमेंट्स किस तरह से यूज़ कर, मतलब स्पॉन्सर्स आपके कौन से हैं, इक्विपमेंट्स आपको खरीदने हैं, ये सब पूरा जो काम है इस करने का, मतलब एक तो गया पहले प्लान करना कि प्लान कैसे करना है, उस प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, सिंपल भाषा में बताऊं, स्टाफिंग क्या है, स्टाफिंग होती है कि द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर मैनेजिंग द पर्टिकुलर इवेंट इज नोन एज स्टाफिंग। अब देखो सिंपल सी बात है, स्टाफिंग में क्या करना होता है, सेलेक्ट करना होता है क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को। अगर मान लो कि मैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक स्टाफ रख रहा हूँ कि वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा, मतलब जो भी पार्टिसिपेंट्स है, व्यूअर्स हैं, उनको इधर से उधर लाना ले जाना। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसा कुछ थोड़ी करूंगा कि जैसे मतलब ड्राइविंग करनी नहीं आती हो, मैं उसी सेलेक्ट करूंगा जैसे ड्राइवर अच्छी खासी करने आती हो, कि वो जैम लग रहा हो उसमें से भी वो अच्छी तरीके से ड्राइविंग कर सके, जो ट्रैफिक है उसमें अच्छी तरीके से ड्राइविंग कर सके। तो ऐसी कैंडिडेट को तो मैं ड्राइविंग के लिए सेलेक्ट करूंगा ना। अब जैसे कोई फूड वाला है जो कोई मतलब जो सारा जो रिफ्रेशमेंट्स वगैरह बनाता है, अब मैं उसी को सेलेक्ट करूंगा जिसको खाना अच्छा बनाना आता हो। ऐसा थोड़ी है कि उसे ड्राइविंग अच्छी आती है तो मैं खाने बनाने के लिए सेलेक्ट कर लूंगा, नहीं। तो ये सेलेक्टिंग क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अकॉर्डिंग टू द प्लान, अकॉर्डिंग टू द वर्क। ठीक है, स्टाफिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ हायरिंग न्यू एम्प्लॉयज को हायर करना जो कि अच्छी तरीके से काम कर सके और अपनी क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे अच्छी तरीके से काम कर सके। हायरिंग देम फॉर द स्पेसिफिक जॉब जो कि मैंने बताया, खाने के लिए खाने वाला ही होगा, शेफ भी होगा, और ड्राइविंग के लिए एक अच्छा खासा ड्राइवर ही होगा जैसे अच्छी ड्राइविंग आती होगी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग करूंगा कि क्या मुझे काम करवाना है उनसे। ये हो गया आपका सिंपल सा कि मतलब क्या क्या फंक्शंस होते हैं। अब पहला हो गया प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग। लेकिन बाकी के क्या हैं, बाकी के दो भी है डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग जो है वही बहुत इंपॉर्टेंट रोल इंक्लूड करता है, क्योंकि देखो डायरेक्टिंग का मतलब क्या है, डायरेक्टिंग का मतलब आप मान लो अपने आपके स्कूल में हो रहा है टीचर तो स्पोर्ट्स डे, आपका कोई भी सीनियर टीचर है, वो क्या करता है, वो जितने भी वेटर्स होते हैं उनको एक ऑर्डर देता है कि भाई तुम ये करो, यहाँ से ये सारे ग्लास वगैरह यहाँ से इनको पानी वगैरह दो, जूस वगैरह दो, ये सब करो। जो स्वीपर्स होते हैं उन्हें कहता है कि यहाँ से क्लीनिंग करो, यहाँ से ये करो। ट्रांसपोर्टेशन के जो ड्राइवर्स होते हैं उन्हें कहता है कि तुम उनको वहाँ पर छोड़ के उनको यहाँ पर लेके आओ। तो ये क्या काम है, डायरेक्टिंग का काम है। अब डायरेक्टिंग मतलब क्या, लोअर बॉडी तो करेगी नहीं, कोई अपर क्लास की जो चीज होगी, अपर क्लास का जो इंसान होगा वही करे। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि जो सीपर है वो डायरेक्टिंग करे, नहीं, आपके टीचर्स डायरेक्टर्स वही डायरेक्ट करते हैं कि ये करो वो करो। जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है, ये बता रहा है सबको कि कहाँ का जाना है, तो ये सब उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टिंग पर्सन एज लीडरशिप क्वालिटी, एक लीडरशिप क्वालिटी होती है जो कि इंक्लूड किसमें होती है, सेलेक्टिंग स्टाफ को किस तरह से सेलेक्ट करना है और उनसे काम किस तरह से निकलवाना है। ठीक है, और इट इंक्लूड सुपरविजन ऑफ पर्सनल, मतलब सुपरवाइजर की तरह मान लो, ये देखता रहता है कि काम बढ़िया चल रहा है कि नहीं। ठीक है, वाइल साइमल्टेनियसली मोटिवेटिंग है, और मोटिवेट भी करता है। क्यों, क्योंकि अगर मान लो उसका स्टाफ उसे पसंद नहीं करता तो फिर वो अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा, तो उसे अच्छी तरीके से उसके संग रहना भी पड़ता है, बिहेवियर भी अच्छा रखना पड़ता है, और मेनली उससे काम निकलवाना पड़ता है। डायरेक्टिंग जो करता है उसे अपने स्टाफ से काम निकलवाना पड़ता है, उसे मोटिवेट भी करते रहना पड़ता है, उसे मैंने खुश रखे रहना पड़ता है। तो ये होती है लीडरशिप क्वालिटीज। आप स्पोर्ट्स में भी देखते हो कि कैप्टन जो होता है वो हमेशा अपने प्लेयर्स को मोटिवेट करता रहता है कि बहुत अच्छा आपने प्रदर्शन करा, ऐसा कुछ। ठीक है, कंट्रोल इज द मैनेजमेंट ऑफ फंक्शन दैट एड्स इन एरर डिटेक्शन एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करेक्टिव मेजर्स। कंट्रोलिंग होती है कि किस तरह से मतलब आप चीजों को देखते हो, जो एक तरह से डायरेक्टिंग का थोड़ा बहुत सेम ही मान लो, कि जो एक अपर क्लास की बॉडी होगी वही कंट्रोल करेगी कि ये काम होना चाहिए या नहीं। एक अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो ऑर्डर्स मान लो कि वो कंट्रोल करता है कि इस फंक्शन में क्या होगा क्या नहीं, क्या यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है, क्या यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं है, ये सब चेक करेगा। दिस इज डन टू रिड्यूस डिपार्चर फ्रॉम स्टैंडर्ड्स एंड मेक दैट द ऑर्गेनाइजेशंस स्टेटेड गोल्स आर मेट इन द डिजायर्ड वे। ये इसलिए होता है कि जो हमने जो भी प्लानिंग करी है, जो भी गोल सेट करे कि 10 बजे जैसे मतलब स्पोर्ट्स इवेंट स्टार्ट हो जाएगा, 12 बजे लंच होगा, 2 बजे दूसरा स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज होगा, तो ये सब चीजें टाइम टू टाइम हो, इसमें ना कोई डिले हो ना कोई मिसहैपनिंग हो, ये सब वगैरह। ठीक है, तो इसलिए कंट्रोलिंग भी बहुत जरूरी है। तो अपने 5 फंक्शंस हो गए, वो आपने देख ही लिए। तो अब हम बढ़ते हैं अपने आगे के चैप्टर की तरफ, कि आगे क्या चैप्टर है, फॉर्मेशन ऑफ कमिटीज। फॉर्मेशन ऑफ कमिटीज में बता देता हूँ कि फॉर्मेशन ऑफ कमिटीज क्या होता है। सिंपल सी बात है, कमिटीज किस तरह से बनती है। फॉर्मेशन ऑफ कमिटीज ये होता है, न्यूमेरस कमिटीज आर फॉर्म टू ऑर्गेनाइज एनी स्पोर्टिंग इवेंट। कोई भी कमेटी तो बनाओगे ना, जैसे मैंने बताया कि कोई डायरेक्ट करेगा, कोई प्लान करेगा, कोई ये करेगा, कोई वो करेगा, सपोर्टिंग स्टाफ वगैरह। तो इनको मिला के क्या हुआ है, पूरी क्या है, कम्युनिटी तो है। कम्युनिटी एक सिंपल सी, ठीक है। और एनी ऑर्गेनाइज इवेंट टू इंश्योर मेथोडिकल एंड ऑर्गेनाइजर प्रोसेस। ये तब क्या करते हैं, ये पूरे प्रोसेस को देखते हैं कि सब काम वाम वगैरह सही चल रहा है कि नहीं, इवेंट अच्छे से ऑर्गेनाइज हो रहा है कि नहीं। द क्रिएशन ऑफ कमिटीज मस्ट बी बेस्ड ऑन द टॉप मीडियम एंड लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब इनकी जो
क्रिएशन है वो ऐसे होती है कि पहले वो एक ऊपर की तरफ एक हेड होगा, उसके बीच में एक मिडिल जो लोग होंगे वो होंगे जो एक तरह से मतलब एग्जीक्यूट करेंगे, देखेंगे। उसके नीचे कौन होंगे, जो कि सब काम वगैरह करेंगे। लोअर बॉडीज जो रहती है, लोअर लेवल्स के मैनेजमेंट पीपल जो रहते हैं। पीपल आर सेलेक्टेड फॉर द एप्रोप्रिएट कमिटीज ऑन द बेस्ड ऑन द स्पोर्ट्स लेवल और लोकेशन। अब वो स्पोर्ट्स लेवल या लोकेशन पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लो कोई स्पोर्ट्स का हेड है, कोई आपके डिस्ट्रिक्ट के फुटबॉल एसोसिएशन का हेड है, तो वो अपर लेवल पे आएगा। उससे लोअर लेवल पे कौन आएगा, लोकल बॉडीज आएंगी, जिस स्कूल में मान लो हो रहा है उसका प्रिंसिपल वगैरह। उसके नीचे आएंगे टीचर्स, उसके नीचे आएंगे स्टाफ वगैरह जो भी काम कर रहा है। तो इस तरह से आपको लेवल्स डिसाइड करने पड़ते हैं। ये कहाँ से होता है, अपर से लेके लोअर तक। पहले अपर बॉडी होगी, उसके नीचे लोअर बॉडी, मतलब बीच में मिडिल भी होगी, लेकिन पहले अपर से मिडिल, मिडिल से लोअर, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है जो अपना ये मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो कमेटी का वो है फॉर्मेशन। अब देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कमेटी क्या होती है। ऑर्गेनाइजेशन को हम कभी कभी ओसी से भी डिनोट करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स डेजिग्नेटेड टू मैनेज एंड कैरी आउट द कॉम्पिटिशन, जो कि कॉम्पिटिशन जो पूरा इवेंट है, स्पोर्टिंग इवेंट, वो ऑर्गेनाइज कराती है और पूरा एग्जीक्यूट करवाती है। एंड ऑल इवेंट्स लीडिंग टू अप टू इट। दिस ग्रुप में ऑल्सो इंक्लूड एडिशनल ऑथराइज्ड इंडिविजुअल्स। और भी इंडिविजुअल्स हो सकते हैं जिस एक्स्ट्रा कुछ काम पड़ जाए, तो एक्स्ट्रा लोग जो है वो भी इसमें मतलब एज अ मैनेजमेंट जुड़ सकते हैं। क्योंकि अगर मुझे किसी और 2-4 जनों की और जरूरत है, तो मैं और भी तो लोकल लोग बुलवा सकता हूँ ना अपने काम के लिए। तो वो सिंपल सी चीज़ है। अब एक चीज आपको इसमें याद रखनी है, हायरार्की दे रखी है कि किस तरह से ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है। अब देखो ये वाली जो है, ये है लोकल लेवल की, मतलब लोकल लेवल से मतलब इंट्राम्यूरल, अभी बताऊंगा कि क्या होता है, ठीक है। इंट्राम्यूरल मतलब कि स्कूल के अंदर ही हो रहा है। मान लो स्कूल के अंदर आपका स्पोर्ट्स डे हो रहा है, स्पोर्ट्स डे प्रेजेंट मतलब ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, हायर बॉडी कौन सी होगी, आपकी चेयरपर्सन वाली, जो कि मतलब चेयरपर्सन है, प्रिंसिपल ऑफ स्कूल। उसके नीचे कौन होगा, कन्वेनर, मतलब फिजिकल एजुकेशन का टीचर। मान लो फिजिकल एजुकेशन जो स्पोर्ट्स वाले सर होंगे, वही एक तरह से उनके नीचे होंगे। स्पोर्ट्स सर के नीचे कौन से होंगे, टीचर्स ऑफ स्कूल, मतलब बाकी के टीचर ऑर्गेनाइज देखेंगे कि काम वगैरह सही चल रहा है कि नहीं। उसके नीचे कौन होगा, हेड गर्ल या हेड बॉय, जो कि रियलिटी में काम करेंगे, जो प्रेसिडेंट वगैरह होंगे, जो सेक्रेटरी होंगे, वो सब होंगे, ठीक है। होता है ना प्रेसिडेंट ऑफ स्कूल, हेड ऑफ स्कूल का हेड बॉय, स्कूल की हेड गर्ल, तो वो सब होंगे। तो ये क्या हो रहा है, अपर टू लोअर। सबसे पहले बहुत ऊपर के जो चेयरमैन है वो, उनके नीचे फिजिकल एजुकेशन के टीचर, उनके नीचे अलग टीचर जो बाकी के टीचर्स हैं, और उनके नीचे फिर जो बच्चे हैं वो। नॉर्मल सी बात है, तो ठीक है। अभी ये तो लोकल लेवल पे है, लेकिन जो बड़े लेवल पर होता है, जैसे कि जो मतलब डिस्ट्रिक्ट का, मान लो डिस्ट्रिक्ट में कोई कॉम्पिटिशन हो रहा है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट हो रहा है, स्पोर्ट्स मैनेजिंग इवेंट हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, उसमें ऐसा हो कि आपको कोई डिस्ट्रिक्ट का हेड आएगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट का जो भी फुटबॉल के, मान लो फुटबॉल के एसोसिएशन का हेड, उसके नीचे जो होंगे वो 2-4 सेक्रेटरी होंगे उसके। उसके नीचे क्या होगा, उसके नीचे आपके बड़े बड़े स्कूल्स के चेयरपर्सन वगैरह होंगे। उसके नीचे आपके टीचर्स होंगे, मल्टीपल टीचर्स। उसके नीचे आपके जो कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं वो होंगे। तो ये चीज़ें जो रहती हैं, ये होता है, ये इस तरह से होता है। अब इंट्राम्यूरल क्या होता है, वो मैं हम आगे देखते हैं कि इंट्राम्यूरल एक्चुअली होता क्या है। वो मैंने आपको आगे वाली स्लाइड में बताया हुआ है, ठीक है। अब पहले ये देख लेते हैं कि वेरियस कमिटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। देखो 4 कमेटी होती है, 4 से ज़्यादा ही होती है, पर मेन जो है 4 होती है। टेक्निकल कमेटी, फाइनेंस कमेटी, मार्केटिंग कमेटी और लॉजिस्टिक कमेटी। डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि इन सब के अंदर होता है प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट। मतलब प्री इवेंट, इवेंट से पहले, ड्यूरिंग इवेंट, इवेंट के दौरान, पोस्ट इवेंट, इवेंट खत्म होने के बाद। अब टेक्निकल कमेटी का देखो, प्री इवेंट का क्या है, ये चेक करती है कि सब कुछ काम सही चल रहा है कि नहीं, सब व्यवस्था सही है कि नहीं। फाइनेंस कमेटी क्या होती है, ये देखती है कि सारा खर्चा वगैरह, जो इक्विपमेंट्स आए हैं, जो व्यूअर्स के टिकट्स के प्राइसेस हैं, वो सब चेक करती है कि भाई हाँ टिकट के प्राइस अच्छे हैं, ये सब हमने ऑर्डर कर दिया है, सारे पेमेंट वगैरह कर दिए, ये सब ठीक है। मार्केटिंग कमेटी क्या है, जो मार्केटिंग करती है, पेम्पलेट्स बांटती है, अखबार में एड्स निकलवाती है इवेंट से पहले कि हमारे यहाँ इवेंट हो रहा है, ये सब। लॉजिस्टिक कमेटी क्या है, लॉजिस्टिक कमेटी का काम क्या है, लॉजिस्टिक कमेटी करेगी कि फर्स्ट एड किट मतलब जगह पर है कि नहीं, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एकदम प्रॉपर है कि नहीं, बस वगैरह एकदम अच्छी है कि नहीं, और जो लोगों को लाना ले जाना इवेंट से पहले, वो सब का काम है लॉजिस्टिक कमेटी का, ठीक है। टेक्निकल कमेटी ड्यूरिंग द इवेंट क्या करेगी, सिंपल सी बात है, सारा देखेगी कि व्यवस्था चाहिए चल रही है कि नहीं, सारे इवेंट्स टाइम टू टाइम चल रहे हैं कि नहीं, ये सब देखेगी। फाइनेंशियल कमेटी देखेगी कि सारी जो लोगों की टिकट्स वगैरह के प्राइजेस हैं वो उन्होंने जमा करे हैं कि नहीं, क्या क्या फाइनेंस की मतलब ऑन द स्पॉट क्या पैसे की जरूरत है, कोई भी मतलब एक एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर आपको जो अगर प्रोवाइड कराना, तो वो फाइनेंस कमेटी देखेगी। मार्केटिंग का क्या करेगी, मार्केटिंग जो है वो लाइव टेलीकास्ट दिखाएगी, ब्रॉडकास्टिंग दिखाएगी चैनल्स पे अपने इवेंट्स का। लॉजिस्टिक है वो ये सिंपल का तो ट्रांसपोर्टेशन वाले काम है। अगर फर्स्ट एड वाला काम है कि अगर किसी की चोट लग गई, किसी का हाथ पैर टूट गया, तो फर्स्ट एड किट प्रोवाइड करवाना, ठीक है। पोस्ट के बाद क्या होगा, मतलब पोस्ट इवेंट क्या होगा टेक्निकल कमेटी का, कि सारे ऑर्डर सबको देना कि भाई साफ करो, सफाई वफाई करो, सबको अच्छी तरीके से, मतलब एक कुछ गिफ्ट वगैरह दो, ऐसा कुछ करो। फाइनेंस कमेटी क्या करेगी, वो अपने बजट ही चेक करेगी कि मतलब किस बजट में अपन को मतलब किस तरह से बिलिंग करनी है सब चीज़ों की। अब जैसे मान लो कुछ भी रेंट पे लिया है, तो बिलिंग तो करनी पड़ेगी ना, उसकी बिल तो देना पड़ेगा, वो सब फाइनेंस कमेटी देखेगी। मार्केटिंग कमेटी देखेगी कि उनको मतलब एक थैंक यू मैसेज कुछ ऐसा भिजवा दिया, या फिर उसकी जो हाईलाइट्स है, मेन जो है उसकी हाईलाइट्स वगैरह प्रोवाइड कराना,
कि मैचेस की हाईलाइट्स आती हैं, सिर्फ बाद में हाईलाइट्स प्रोवाइड कराना इवेंट की। लॉजिस्टिक्स कमेटी क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का ही काम है कि मतलब सबको घर तक छोड़ के आना, जो भी मतलब जिन्होंने भी ट्रांसपोर्ट यूज़ करा है, या फिर जो क्लीनिनेस है उसको मेंटेन रखना, सफाई वफाई करना। याद रखना टेक्निकल कमेटी क्या है, वो ऑर्डर्स दे रही है, वो सबको बता रही है। लॉजिस्टिक कमेटी है ऑन ग्राउंड कर रही है, ठीक है, ये होता है डिफरेंस मेन। तो ये सब चीज़ें कमेटी होती है और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये होती है। ओके, अब एक चीज़ और बता दूं पहले कि जो मैं पीछे छोड़ रहा हूँ, कि देखो इसमें क्या होता है इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल। इंट्राम्यूरल क्या होता है, इंट्राम्यूरल मतलब आपके स्कूल के अंदर जो हो रहा है, इनसाइड स्कूल के अंदर जो हो रहा है, जैसे मतलब एक छोटी सी जगह के अंदर हो रहा है, जैसे ये वाला स्कूल के अंदर हो रहा है आपके। एक्स्ट्राम्यूरल क्या होगा, एक्स्ट्राम्यूरल होगा आपके जैसे मान लो स्टेट में कोई कंपटीशन हो रहा है तो और बाहर की कोई ऑर्गेनाइजेशन आई। इंट्राम्यूरल में तो आपका सिर्फ प्रिंसिपल है हेड, लेकिन एक्सटर्नल में क्या होगा, एक्सटर्नल आपके स्टेट का जो कोई हेड होगा, आपके फुटबॉल एसोसिएशन का कोई हेड होगा, स्टेट का कोई हेड होगा, तो वो सब मैनेज करेगा। तो ये इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल में डिफरेंस होता है बेसिकली, ठीक है। अब पढ़ते हैं फिक्सचर्स। अब देखो फिक्सचर्स का एक अलग से वीडियो आएगा जिसमें मैं सारे फॉर्मूलाज वगैरह कवर करूंगा कि किस तरह से फिक्सचर्स ड्रॉ करते हैं, कितने तरीके से अलग अलग फिक्सचर्स ड्रॉ करते हैं, सबके फॉर्मूला क्या होते हैं, नंबर ऑफ मैचेस कैसे निकालते हैं, ये सब कैसे करते हैं। लेकिन इसमें आपको समझ में आना चाहिए पहले कि फिक्सचर्स होता क्या है, कितने तरह के टूर्नामेंट होते हैं, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में कर दूंगा ना तो फिर आपका दिमाग इधर से उधर हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे बिल्कुल। इसलिए मैंने छोटी वीडियो में फटाफट से आपको समझाया है कि क्या क्या करना है। देखो फिक्सचर्स क्या होता है, सिंपल सी बात है। फिक्सचर्स बताते हैं हमें कि किस तरह से मैचेस खेले जाएंगे, मैचेस कहाँ पर खेल मतलब कौन खेल रहा है मैचेस, कौन सी टीम मैचेस खेल रही है, कहाँ पर खेल रही है और कब खेल रही है, ठीक है। कौन सी टीम मैचेस खेल रही है, कहाँ पर खेल रही है और कब खेल रही है, बस ये सिंपल सी चीज़ है। जैसे मान लो यहाँ पे फुटबॉल का कप चल रहा है तो यहाँ पे पोर्टुगल है, यहाँ पे अर्जेंटीना है, यहाँ पे स्पेन है और यहाँ पे कोई भी टीम मान लो क्रोएशिया है। तो इसकी जगह भी तो कोई होगी ना, कि जैसे मतलब लॉस एंजल्स में खेल रही है या कहीं खेल रही है, सैन फ्रांसिस्को में खेल रही है, तो ये तो हो गई कहाँ पे खेल रही है। मतलब एक तरह से अगर मैं बताऊँ तो ये पूरा मैचेस या फिर अगर हम ओवरऑल कहें तो ये पूरी टूर्नामेंट का वो रहता है, एक पूरा पर्सपेक्टिव रहता है, एक मैनेजमेंट पूरा एक तरीके का रहता है कि किस तरह से मैचेस खेले जाएंगे, कहाँ पे क्या करा जाएगा, ठीक है। ये एक तरह की बुक होती है जिसमें सब लिखा रहता है कि भाई शेड्यूल, शेड्यूल मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा था, ये पूरा शेड्यूल है जो पूरा बताएगा कि मतलब किस तरह से मैचेस खेले जाएंगे और कहाँ कहाँ पे मैचेस खेले जाएंगे। आप देखते हो ना, जैसे मतलब क्रिकेट के मैचेस देखे आपने कि यहाँ पे खेला जाएगा सवाई मानसिंह स्टेडियम में एक मैच खेला जा रहा है राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी के बीच में 7:30 बजे। तो वो ये भी बताता है कि कौन कौन खेल रहा है, आरसीबी खेल रही है और राजस्थान रॉयल्स। ये भी बताता है कि कहाँ पे खेल रहा है सवाई मानसिंह स्टेडियम में, ये भी बताता है कि 7:30 बजे हो रहा है। तो ये फिक्सचर्स होते हैं कि किस टाइम पे आपके मैचेस होंगे, कौन खेल रहा है मैचेस, कहाँ पर मैचेस हो रहे हैं, कब खत्म होगा, ये सब फिक्सचर्स कहलाते हैं। और अगले मैचेस कब होंगे, फिर पूरा जो शेड्यूल है वो यहाँ पे प्रिपेयर करा जाता है फिक्सचर्स में, ठीक है। अब टूर्नामेंट जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, बाय और सीडिंग का मैं बताऊंगा अभी। लेकिन देखो टूर्नामेंट होते हैं अपने एक नॉकआउट, नॉकआउट टूर्नामेंट होते हैं और एक होते हैं अपने राउंड रॉबिन एंड लीग टूर्नामेंट। पहले पढ़ते हैं हम कि नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है। नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है, नॉकआउट टूर्नामेंट्स हैव टू मैनेज टीम इन नॉकआउट, द लूजिंग टीम विल बी ऑटोमेटिकली एलिमिनेटेड। जैसे मान लो 4 टीमें हैं, 1 2 3 4। अब मान लो फर्स्ट और सेकंड में मैच हुआ, अगर 1 जीत गई तो 1 सीधा अंदर और सेकंड बाहर। 3 4 में से 3 जीत गई तो 3 अंदर 4 बाहर। 1 3 में से जो जीता, मान लो 1 जीत गया तो 3 बार, मतलब डायरेक्टली एलिमिनेट हो रहे हैं। इसे एलिमिनेशन के बाद एक और चांस नहीं मिल रहा है, ठीक है, डायरेक्टली एलिमिनेट हो रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा एलिमिनेटर्स होते हैं आईपीएल में, कोई भी टूर्नामेंट में, ठीक है। तो वो एलिमिनेटर यही होते हैं कि हारने वाली टीम सीधा टूर्नामेंट से बाहर, दूसरा चांस मिलना ही नहीं है। मतलब आपको अगर विनर बनना है तो लगातार आपको मैचेस जीतने पड़ेंगे। ये होता है नॉकआउट टूर्नामेंट। दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट विनर्स टीम विल कंटिन्यू इन द कंपटीशन। जो विनर टीम होती है वो कंटिन्यू करती है, लूजिंग टीम जो होती है वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाती है टूर्नामेंट से, ठीक है। अब इसमें बाय दिया जाता है। अब बाय का मैं आपको डिटेल अभी आगे बताऊंगा आगे वाली स्लाइड में कि बाय क्या होता है, ठीक है। बाय और सीडेड इफ द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स और कॉम्पिटिटिव टीम्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। अगर मैं आपको एक बार अभी बता ही देता हूँ कि देखो अगर मान लो हमारे पास 5 टीमें हैं, 1 2 3 4 5। अगर एक 1 और 2 में मैंने मैच करा दिया, 3 और 4 में मैच करा दिया, तो 5 किसके संग खेलेगी ये भी तो पता होना चाहिए। ये टीम तो एक्स्ट्रा हो गई। तो देखो जैसे मान लो 1 और 2 में से 1 जीत गई, 3 और 4 में से 3 जीत गई। अब इस 3 और 4 में से मान लो 1 जीत गई तो इसको हम बाय दे देंगे, मतलब डायरेक्टली इसको आगे वाले राउंड में भेज देंगे। अब ये किसको आगे वाले राउंड में भेजना है, अब आप बोलोगे भाई ये तो चीटिंग है, इसे पहले से आगे क्यों भेज दिया। ये होता है बाय सेलेक्ट होता है प्रीवियस प्रीवियस सीजन के ऊपर। मतलब अगर जैसे कोई टीम विनर है, कोई टीम एकदम जीती है पिछले वाले टूर्नामेंट में, भयंकर ही प्रदर्शन करा है, तो उसमें क्या होता है उसे बाई मिल जाता है। अब बाई क्यों मिलता है, क्योंकि उसको एक एडवांटेज है, क्योंकि पिछले सीजन में अच्छा खेली है तो उसे डायरेक्ट ऊपर के लेवल पे पहुंचा दिया जाता है कि आप छोटे लेवल पे मत खेलो, आप सीधा आगे के जो मैचेस हैं बड़े मैचेस उनमें खेलना। इससे क्या होता है, इसकी एक एडवांटेज क्या है कि ये होता है कि जैसे बड़ी टीम है कोई कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन करके आई है, तो वो बड़े मैचेस में जो कि नॉकआउट मतलब जो आगे के मैचेस है, सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, फाइनल, उनमें डायरेक्ट वो खेलती है, जिससे जो इंटरेस्ट है, जो व्यूअर्स का इंटरेस्ट है वो ज़्यादा बढ़ता है। जो स्ट्रॉन्ग टीम है डेफिनेटली अगर वो अच्छा करके आएगी तो स्ट्रॉन्ग टीम ही है। अब स्ट्रॉन्ग टीम बड़े मैचेस में खेलेगी तो
अच्छा जो स्पोर्टिंग इवेंट मैनेज करा रहा है उसको तो फायदा हो गई, तो इसलिए खेलती है वो, ठीक है, इसलिए उसे एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलती है। तो ये होता है बाइस। अब डिटेल में पढ़ते हैं कि बाइस एक्चुअली होता क्या है, मैंने आपको बता तो दिया ये। ए बाइस स्पोर्ट रेफर्स टू द प्रेफरिंग ऑफ स्टैंडिंग ऑफ अ प्लेयर और टीम हु एडवांसेस विदाउट हैविंग फेस एन अपोनेंट। जो डायरेक्टली एक आगे वाले अपर वाले जो मैचेस होते हैं, अपर राउंड के मैचेस होते हैं, उनमें प्रोसीड कर दिया जाता है बिना कोई मैचेस खेले हो। इन द फर्स्ट राउंड ऑफ द टूर्नामेंट टीम्स आर टिपिकली गिवन अ बाय ऑर्गेनाइजिंग कमिटी इफ दे आर अनेबल टू प्ले अ राउंड फॉर द वन ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, ठीक है। अब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, जैसे मैंने बताया कि 5 टीमें खेल रही है, तो 5वीं टीम कहाँ खेलेगी उसके लिए बाय दिया जाता है। सेपरेट पूलिंग ऑफ प्रीवियस विनर इन द सेम ग्रुप टू क्रिएट इवन कंपटीशन। अब बाइस देखो, अगर मान लो कोई मैंने 2 पूल बना दिए हैं, इसमें 5 टीम है, इसमें 5 टीम है, तो क्या होता है कि अलग अलग, जैसे मान लो यहाँ से कोई 5वीं टीम स्ट्रॉन्ग टीम बाहर हो गई, ठीक है, तो उसको बाय दे दिया जाता है, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग टीम पहले ही बाहर हो जाएगी नॉकआउट में, तो स्ट्रॉन्ग टीम बाहर हो सकती है। मान लो कोई एक अच्छी टीम है 1 और कोई अच्छी टीम है 2। अब मान लो कि ये बेकार सी टीम है 1 और 2। अब मान लो जैसे हम कहते हैं ना, टीम का कई बार दिन खराब होता है, तो मान लो टीम 2 का दिन खराब है, तो नॉकआउट टूर्नामेंट में वो तो बाहर हो जाएगी स्ट्रॉन्ग टीम शुरू में, तो उसको बाय दे दिया जाता है, जिससे वो आगे के बड़े मैचेस खेल सके। और जो इंटरेस्ट है मेनली जो इंटरेस्ट है वो लोगों का बना रहे टूर्नामेंट में। क्योंकि मान लो जैसे आरसीबी की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है, अब आरसीबी पैसे तो बाहर हो जाती है, मेरी भी पर्सनली आरसीबी फेवरेट है। अब आरसीबी जैसे शुरू में बाहर कई बार हो जाती है, अब आरसीबी अगर क्वार्टर फाइनल में पहुंची तो आप देखोगे कि अलग ही एक जोश रहता है पूरे टूर्नामेंट में कि आरसीबी क्वार्टर फाइनल में पहुंच रही है, भले ही नहीं जीत पा रही, लेकिन आरसीबी क्वार्टर फाइनल में पहुंच रही है, तो इंटरेस्ट पैदा करता है कि लोगों में, ठीक है, इसलिए बाय दिया जाता है। एक स्पेशल प्रिविलेज दी जाती है, स्पेशल प्रिविलेज आप इसे कह सकते हो, ठीक है। अब एक तो नॉकआउट टूर्नामेंट हो गया, एक हो गया लीग टूर्नामेंट। इसका एग्जाम्पल है सिंपली आईपीएल, ठीक है। आईपीएल से आप देख सकते हो, आईपीएल में क्या होता है कि पॉइंट्स टेबल होती है, तो ग्रुप्स होते हैं या फिर पॉइंट्स टेबल होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें नॉकआउट नहीं होता डायरेक्टली। जैसे अगर आप मान लो एक बार हार गए, तो आपको एक या एक से ज्यादा चांस भी मिल सकते हैं, आप आगे भी सारे मैचेस खेल सकते हो, और जो टीम लास्ट में रहती है वो अपना बाहर होती जाती है, और जो ऊपर पॉइंट्स टेबल में ऊपर बनी रहती है वो ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है। ये होता है सिंपल सा लीग टूर्नामेंट, ठीक है। लीग टूर्नामेंट इसे हम क्या कहते हैं, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी कहते हैं, और जो कि सब टीमों के साथ ऐसे एक मैच खेलना पड़ता है। जैसे आईपीएल में आपने देखा होगा कि जो सीएसके है, चेन्नई सुपर किंग्स है, वो आरसीबी के संग भी खेलेगी, हैदराबाद के संग भी खेलेगी, पंजाब के संग भी खेलेगी, लखनऊ के संग भी खेलेगी, सारी जितनी भी टीम्स हैं बाकी की 9 टीम्स, उन सब के संग खेलेगी एक एक बार, भले वो सारी की सारे मैच हारे, पर एक ना एक बार जरूर खेलेगी, ठीक है। अब हालांकि वो तो डबल लीग टूर्नामेंट हो गया, लेकिन मैं आपको सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। रिगार्डलेस मैटर वेदर दे विन और लूज, जर फर्क नहीं पड़ता कि वो हारे या जीते किसी भी मैच में, पर वो खेलेगी एक मैच सबके साथ, ठीक है, अपने जोन में। और वन टीम विंस द इंटरनल जोनल ग्रुप टूर्नामेंट आफ्टर ऑल जोनल विनिंग टीम्स रिमैच इन द लीग में, ठीक है। जैसे ही वो टीम जीत जाती है तो आगे के जो मैचेस है मिल जाते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, सिंगल लीग टूर्नामेंट भी होता है और डबल लीग टूर्नामेंट भी होता है। सिंगल लीग का देखो मतलब, जैसे मान लो कोई एक टीम है वो बाकी की 9 टीम के साथ मैच खेलेगी, अगर 10 टीम टोटल है तो जो एक टीम है वो बाकी की 9 टीम के साथ मैच खेलेगी। डबल लीग टूर्नामेंट में क्या होता है, वो दोबारा दोबारा खेलेगी। वो मान लो पहला मैच उसका आरसीबी के संग है, दूसरा हैदराबाद के संग है, बाकी के फिर बाकी टीमों के संग है, चेन्नई सुपर किंग्स का। लेकिन एक और दोबारा राउंड आएगा कि आरसीबी और सीएसके का दोबारा मैच होगा। कई बार होता है डबल लीग टूर्नामेंट आईपीएल में हुआ जाता है, मतलब आरसीबी और जो सीएसके हैं वो कई बार 2-2 बार खेलती हैं, नॉकआउट्स में नहीं, लीग टूर्नामेंट में 2-2 बार खेलती है सारी टीमें। इससे क्या होता है, इससे थोड़ा टूर्नामेंट बड़ा होता है। अब इसका एक डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है, 2-3 महीने तक तो एक टूर्नामेंट चला रहता है, तो उससे कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। लेकिन इसका फायदा क्या है कि जो विनर टीम, मतलब जो अच्छी टीम है, जो स्ट्रॉन्ग टीम है, वही एक तरह का विनर बनती है। क्योंकि इसमें ज्यादातर अगर इतने सारे मैचेस खेलेगी तो सारे मैचेस तो तुक्के से नहीं जीतेगी। नॉकआउट में तो तुक्के से एक मैच जीत भी जाए, लेकिन सारे मैचेस अगर खेलने हैं, 10-15 मैचेस खेल रही है, 15 मैच खेल रही है, 12 मैच खेल रही है, तो जो अच्छा प्रदर्शन करेगा वही टॉप पे रहेगा, वही विनर रहेगा। इसमें एक फायदा में ये मिलता है कि जो विनर होता है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग ही मिलता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट जो इसका एडवांटेज है रॉबिन राउंड टूर्नामेंट का, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट एंड लीग टूर्नामेंट का, वो ये है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको टेलीग्राम क्यों ज्वाइन करना चाहिए। देखो टेलीग्राम चैनल पे ना ये सारे नोट्स हैं वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम आपको कैसे ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, देख लिया करो, सारे नोट्स वगैरह जो हैं वो इस पे मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और सारी जो भी अपडेट्स है, जैसे क्लास अभी अभी हुई, लाइव क्लासेस अभी चालू हो जाएंगी, तो वो सब चीज़ें मिल जाती है, और सैम्पल पेपर्स कहाँ से आप देख सकते हो, वो सब चीज़ें मिल जाती हैं। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में चले जाना, चैनल के कमेंट बॉक्स में चले जाना, और मतलब जो पिंड कमेंट बॉक्स में चले जाओ, डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, चैनल के इसमें चले जाओ, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ ये मैंने यहाँ पे आपको वेबसाइट का लिंक मिलेगा। इस पे आप स्टॉप पेज पे क्लिक करोगे तो आपको सारे सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे। अब ये तो पिछले वाले ईयर्स के सैंपल पेपर्स हैं, लेकिन आपको इस वाले साल के सैंपल पेपर भी जल्दी अपलोड हो जाएंगे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप डिले मत करो, ठीक है। आप कोई भी स्ट्रीम में हो, आप अपना सैंपल पेपर सेलेक्ट करो, यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सी क्लास में हो, उसको सेलेक्ट करके आप फटाफट से अपना सैंपल पेपर आप देख सकते हो और प्रैक्टिस करना चालू कर दो। क्योंकि देखो क्वेश्चन जो है, मैं 1-2 क्वेश्चन करा सकता हूँ, क्वेश्चन सीरीज ले आऊंगा, लेकिन जो प्रीमियम क्वेश्चन होते हैं वो आपको जरूर करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिकल एजुकेशन भी, आपका जो भी सब्जेक्ट है, अकाउंट्स है, साइंस है, इंग्लिश है,
वो सब आप यहाँ पे सैम्पल पेपर्स देख सकते हो। प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर्स में तो उल्टा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना कि 2024 का सैम्पल पेपर है, नहीं, ये तो बहुत अच्छा सैम्पल पेपर उल्टा पिछले साल का, तो क्योंकि आपको एक्स्ट्रा चीजें देखने को मिल रही है, आपको एक एक्स्ट्रा चीज देखने को मिल रही है, और PYQ जो है आपको एक्स्ट्रा करने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से लेके चलो। अब ऑफर्स वगैरह तो सारे डिस्क्रिप्शन में होते ही हैं कि आप गेट 40 ऑफ यूज करना, अगर आपका चेकआउट जो है वो 200 रुपीज से ऊपर का है, 200 रुपीज से ऊपर का, नहीं तो आप यूज कर सकते हो स्टडी प्रो 50। स्टडी प्रो 50 आप यूज करोगे तो आपको 15% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि बेस्ट डिस्काउंट है, ठीक है। तो सब आप चेक कर सकते हो। और एक चीज और कि अगर आप सच में हमें सपोर्ट करना चाहते हो, ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है, तो डिस्क्रिप्शन में गिवन है यहाँ पे, तो ये वाला लिंक गिवन है डोनेटस का, तो यहाँ पे आप कुछ अमाउंट डोनेट कर सकते हो, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही आपके पास रुपए वगैरह ना हो, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आप डोनेट कर सकते हो, आपको नहीं करना, आपके ऊपर है, लेकिन आप जरूर सपोर्ट कर सकते हो अगर आपको करना चाहते हो। यहाँ पे अपना नेम फिल कर लेना, मतलब अमाउंट फिल कर देना, नेम फिल कर देना, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर, यहाँ पे आप डोनेट कर सकते हो। ये सब हेल्प के लिए, ठीक है। मैं ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा कह रहा हूँ कि भाई डोनेट ही करो, ऐसा करो वैसा करो, नहीं, आपके ऊपर है, आपको डोनेट करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है, बस लेकिन अच्छी तरीके से पढ़ो और वीडियो को दोस्तों के संग शेयर करो, बस मैं ये चाहता हूँ। अब इसके सपोर्टर्स जो हैं काफी 73 रुपीज आ चुके हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर डोनेट करना चाहते हो तो करो, नहीं तो कोई जबरदस्ती किसी के साथ भी नहीं है, ठीक है। अब बिना किसी टाइम वेस्ट के अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। देखो, अब एक PYQ जो मतलब क्वेश्चन जो है वो सब में आता है, जो सिंगल लीग टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें ईच टीम हैज टू प्ले वंस इन एवरी टीम, जैसे मतलब IPL की बताऊं तो एक टीम है वो बाकी 9 टीम्स के संग 101% खेलेगी, हर एक मैच खेलेगी, मतलब 9 मैच तो उसके पक्के नहीं है, ठीक है। आपको ये समझना है, बाकी ये वो देखा जाएगा कि आगे बढ़ती है कि नहीं, लेकिन 9 मैच तो पक्के है ही। अब फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मैचेस इन सिंगल लीग टूर्नामेंट में n-1/2 एंड n-1/2, इससे आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ मैचेस कितने हैं। अब देखो इसमें एग्जाम्पल बताता हूँ। एग्जाम्पल क्या है कि जैसे मान लो मेरे पास 12 टीम्स हैं, ठीक है, 12 टीम्स मेरे पास है, तो मुझे निकालना है कि नंबर ऑफ मैचेस कितने हैं। ये नॉकआउट टूर्नामेंट नहीं है, याद रखना, ये नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए नहीं है, ये है सिर्फ कि आपको जो लीग टूर्नामेंट होता है उसमें, नॉकआउट में तो बहुत ईजी हो जाता है। जैसे अगर मैं मान लो 5 टीम की बताता हूँ कि 5 टीम है, चलो 6 टीम मान लो, 6 टीमें हैं, ठीक है, तो 1 मैच, 2 मैच, 3 मैच, यहाँ से 3 जीतेंगे, 4 मैच, और यहाँ से जीतेगी 5 मैच, तो यहाँ पे क्या हुआ n-1। यहाँ पे तो सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन मेन चीज क्या है वो आपको देखना है लीग टूर्नामेंट में। तो लीग टूर्नामेंट में कैसे होता है, अगर मेरे पास 12 टीमें हैं तो मैं 12 -1/2, ठीक है। अब 12 अब -1 करूँगा तो 11 आ जाएगा अपॉन 2, यहाँ से 6 गया, तो इसका मतलब क्या आ गया, 66 मैचेस जो हैं वो यहाँ पे मैच खेलेंगे। टोटल मैचेस कितने होंगे इस टूर्नामेंट में, 66। जैसे IPL का बता देता हूँ कि IPL में कितने मैचेस होते हैं, उसमें तो खैर डबल लीग टूर्नामेंट होता है, लेकिन मैं सिर्फ सिंगल लीग टूर्नामेंट का बता रहा हूँ, ठीक है, डबल लीग टूर्नामेंट का नहीं बता रहा। जैसे मान लो 10 टीमें हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 10 -1/2, ठीक है। अब 10 × 9 / 2, यहाँ से 5 हो जाएगा, 9×5 = 45, ठीक है। टोटल मैचेस जो होंगे वो 45 होंगे। अब डबल लीग टूर्नामेंट के लिए क्या करना होता है, यहाँ से 2 हटा दो, ये वाला 2 हटा दोगे। अब IPL का अगर मैं बताऊँ डबल लीग टूर्नामेंट, तो अगर मैं 45 हटा दूँ, अगर ऐसे 2 हटा दो तो ऐसे कितना हो जाएगा, टोटल 90 हो जाएगा। मतलब 90 मैचेस जो है वो एक्चुअली IPL में खेले जाते हैं, सबको मिला के, फाइनल वाले सबको मिला के, ठीक है। अब एग्जैक्टली नहीं कह रहा हूँ, इतने हो भी सकते हैं क्योंकि उसमें कुछ टूर्नामेंट में अलग होता है, लेकिन डबल लीग टूर्नामेंट का फॉर्मूला यही है। सिंगल लीग का टूर्नामेंट का फॉर्मूला ये है, डबल लीग के लिए आपको 2 हटा देना है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, कमेंट जरूर करना, अगर टीम 7 है, 7 टीम्स हैं, थाला फॉर अ रीजन थाला फॉर अ रीजन, अगर 7 टीम्स हैं तो आपको कमेंट करना है कि कितने मैचेस खेले जाएंगे, ठीक है। आपको कमेंट करना है कि कितने मैचेस खेले जाएंगे, फटाफट से कमेंट करो। आपका अगर कमेंट अच्छा होता है, सही आंसर होता है, हार्ट दूंगा डेफिनेटली, ठीक है, आपको एक हार्ट मिलेगा आपके कमेंट पे, ठीक है, फटाफट से कमेंट कर दो। अब ये जो है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने करा दिया प्रैक्टिस के लिए, लेकिन एक अलग से वीडियो आएगी, इस पर डेडिकेटेड वीडियोस में सारे फॉर्मुला दूंगे और आपको बताऊंगा कि जो फिक्सचर्स होते हैं, जो राउंड्स होते हैं, वो किस तरह से बनाते हैं, फिक्सचर्स किस तरह से बनाते हैं किसी भी टूर्नामेंट के लिए, चाहे वो नॉकआउट टूर्नामेंट हो, चाहे वो सिंगल लीग टूर्नामेंट, ठीक है। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी। अगला टॉपिक है अपना साइक्लिक मेथड। अब देखो साइक्लिक मेथड क्या होता है, साइक्लिक मेथड एक सिंपल सा मेथड है, इसके लिए उसी वीडियो में बताऊंगा कि फिक्सचर्स किस तरह से बनाते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि साइक्लिक मेथड अभी होता, साइक्लिक मेथड में क्या होता है, वन टीम विल बी फिक्स्ड, और जो बाकी की टीम होती है वो रोटेशन उनका चलता रहता है। अगर टीम इवन नंबर की है तो फर्स्ट सिनेरियो में आकर, और अगर टीम ऑड नंबर की है तो दूसरा सिनेरियो का। अब कौन सा सिनेरियो है, देखो इवन का ये है, ऑड का ये है। अब मैं पहले बताता हूँ सर्कुलर मेथड होता क्या है। जैसे मान लो 4 टीमें हैं, 1, 2, 3 और 4। अब मैं क्या करूंगा, एक टीम को फिक्स कर दूंगा, लेफ्ट हैंड टॉप को मैं फिक्स कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा है ना, वन टीम विल बी फिक्स, मैं लेफ्ट हैंड वाली टॉप टीम को फिक्स कर दूंगा। अब अगला जो पहला राउंड होगा ये वाला, अपना राउंड चलेंगे ना, इसमें तो राउंड रॉबिन टूर्नामेंट है तो लीग है, राउंड चलेंगे। पहला अपना 1 को तो फिक्स कर दिया, अब 1 यहाँ पे फिक्स ही रहेगा। यहाँ पे होगा रोटेशन, यहाँ पे 2 की जगह पे 4, 3 की जगह पे 2 और 4 की जगह पे 2, ठीक है। 2 की जगह पे 4 आ गया, 2 की जगह पे 3 आ गया,
और 3 की जगह पे 4 की जगह पे 2 आ गया, तो ये ऐसे राउंड 1 चल गया। फिर अगले टूर्नामेंट क्या होगा, अगला राउंड क्या होगा, 1 तो फिक्स ही है, यहाँ पे फिर दोबारा एक राउंड चलेगा, 4 की जगह पे 2 आ गया, 3 की जगह पे 4 आ गया, यहाँ पे आ गया 2, सॉरी यहाँ पे आ गया 4, 3 यहाँ पे आ गया 3, ठीक है। तो ये अपना एक राउंड हो गया। तो राउंड समझ में आया किस तरह से निकलते हैं। अब यहाँ पे अपने बन गए 3 राउंड। अब आप कहोगे इसके आगे भी तो राउंड चलाओ, यहाँ पे भी तो 3 आना चाहिए, मतलब जैसे यहाँ पे 3 आ गया, वो आ गया, तो अपना तो वापस वही राउंड पहुंच जाएगा। तो इसका कुछ ऐसा फायदा तो है नहीं। तो मतलब यही है कि अगर आपको इवन नंबर्स अगर आपके पास हैं तो आप बस फॉर्मूला याद रखो, राउंड होंगे आपके n-1। मैं कह रहा हूँ अगर आपकी 4 टीमें हैं तो वो कितने राउंड खेलेंगी, 3 राउंड खेलेंगी। अगर आपके पास 10 टीमें हैं तो वो कितने राउंड खेलेंगी, 9 राउंड खेलेंगी। समझ में आया, बस इतना ध्यान रखो। और अगर और टीम है तो वो कितने राउंड खेलेंगी, वो उतने ही राउंड खेलेंगे जितनी टीम है। जैसे मान लो 9 टीम है तो उनके 9 ही राउंड होंगे। राउंड मतलब समझ में आया ना, कि एक ऊपर कॉर्नर पे फिक्स कर दो, ये जो तीनों टीमें हैं, ये फिर जितनी भी टीमें हैं, ये सारे रोटेशन में चलती रहेंगी ऐसे, इसलिए इसे कहते हैं सर्कुलर मेथड। यहाँ पे सर्कुलर ये घूमती रहती है पोजीशन चेंज करके। ठीक है, समझ में आया थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं, अगली वीडियो में डिटेल में समझ में आ जाएगा, जैसे फिक्सर्स बनाना बताऊंगा। ठीक है, ये हो गया आपका सर्कुलर मेथड। अब स्टेयरकेस मेथड में तो भाई सिंपल सी है, कोई झंझट नहीं है, किसी का भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें आपको कुछ वैसा नहीं करना कि सर्कुलर घुमाना है या फिर ऐसा कुछ n-1 कुछ भी नहीं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो इन स्टेयरकेस मेथड 1 टीम विल बी ऑन द टॉप स्टेप, एक टॉप स्टेप पे एक टीम होगी, और एंड विल बी compete against all the other teams in the tournament। ठीक है, द नेक्स्ट टीम विल बी डाउन फिक्स टू द compete against the other tournament। जैसे मान लो 5 टीमें हैं, 1-2 के संग खेल रही है, 1-3 के संग खेल रही है, 1-4 के संग खेल रही है, 1-5 के संग खेल रही है। ठीक है, ये अपना हो गया सेट। फिर अगला सेट अपना कौन सा होगा, 1 तो 2 के संग खेल ही लिए। ठीक है, 1 तो 2 के संग खेल लिया, अब 1-3 के संग खेलेगा, नहीं 1-3 के संग भी खेल लिया ना, सॉरी एक बार अपना 1-2 के संग खेल ली, 1-3 के संग खेल ली, 1-4 के संग खेल ली, 1-5 के संग खेल लिए। अब अपना अगला सेट कौन सा होगा, 2-3 के संग खेलेगा, 2-4 के संग खेलेगा, 2-5 के संग खेलेगा। अगला सेट कौन सा होगा, 3-4 के संग खेलेगा, 3-5 के संग खेलेगा। अगला सेट कौन सा होगा, 4-5 के संग खेलेगा। तो अपना स्टेयर केस बन रहा है ना एक सीढ़ी की तरह, स्टेयर मतलब सीढ़ियाँ, सीढ़ी की तरह बन रहा है। अब यहाँ पे सारी टीमें अपने जो है वो राउंड खेल ली, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। समझ में आया। तो इसका मतलब क्या है, स्टेयर केस की तरह है, यहाँ पे आपको सिंपल बस एक पिक्चर्स ड्रॉ करने पड़ते हैं, उसकी तरह राउंड वगैरह कुछ नहीं लगाना होता। यहाँ पे पिक्चर्स ड्रॉ कर दो, हर एक टीम जो है वो बाकी कॉम्पिटिटर्स के साथ खेलेगी। जैसे 1-2 के साथ भी खेल ली, 3 के साथ भी खेल ली, 4 के साथ भी खेल ली, 5 के साथ भी खेल ली। अब 2 जो है वो 3 के साथ नहीं खेली तो 2 के साथ 3 खेला, तो 1 के साथ क्यों नहीं खेली, क्योंकि 1 के साथ तो यहाँ पे खेली चुकी। तो 2 3 के साथ खेलेगी, 4 के साथ खेलेगी, 5 के साथ खेलेगी, फिर 3 4 के साथ, 5 के साथ, 4 5 के साथ। मुझे पता है ये स्टेयर केस और साइक्लिक मेथड में थोड़े डाउट्स होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट बॉक्स में आप मैसेज डाल देना, मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। पर्सनली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट करा करो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली डिटेल वीडियो में, उसको मैं पिक्चर्स बनाना बताऊंगा कि पिक्चर्स किस तरह से बनाते हैं, और जो चैप्टर्स हैं वो बाकी के चैप्टर्स जो है वो भी कवर होंगे, इंग्लिश के सबके। अब एक चीज़ और बताता हूँ, ध्यान से सुनना। तो ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन है कि अब तक वीडियो क्यों नहीं, ये मुझे पता है कि ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन है वीडियो क्यों नहीं है। आपको मैं क्लियर आंसर देता हूँ। जो रुचिका मैम है उनकी लग गई है जॉब, ठीक है, उनकी लग गई है जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, बहुत अच्छी खासी बड़ी मैनेजर की पोस्ट है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब अभी जॉब लगी है तो उन्हें टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन उनका सब कुछ वहाँ पे अब सेटल हो गया है। तो होगा क्या मेन चीज़, कि क्या वो वीडियो नहीं बनाएंगी, सबके मन में क्वेश्चन है। बिल्कुल बनाएंगी, 100% बनाएंगी। विद इन 10 डेज आपको नेक्स्ट इकोनॉमिक्स के ऊपर वीडियो मिल जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली आपको नेक्स्ट इकोनॉमिक्स के ऊपर एक वीडियो मिल जाएगी, और एक नहीं, वहाँ से फिर वीडियो कंटिन्यू होती जाएंगी। बस आपको क्या करना है, इस चैनल को सपोर्ट करना है, बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करते हुए जब तक हमने वीडियो नहीं बनाई, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, सपोर्ट को ग्रो करते रहो, आपका जो पढ़ाई है वो ग्रो करती रहेगी। ठीक है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 शॉट लेक्चर्स हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपको डिटेल में प्रिपेयर कराया जाएगा। आपके फाइनल एग्जाम्स में भी काफी टाइम है, उससे आपका पहले ही आपका जो कोर्स है बहुत डिटेल में और बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कराया जाएगा। ऐसा नहीं है घसीट मार दी जाएगी लास्ट के टाइम पे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपका कोर्स जो है बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कराया जाएगा, और रिज्विका मैम की जो क्लासेस हैं वो भी चालू हो जाएंगी, इंग्लिश की क्लासेस तो चालू हो ही रही है, और फिजिकल एजुकेशन का आज मैं स्टार्ट कर ही दिया। बस यही है कि आप अच्छे से ज़्यादा कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।